Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com। इन दिस सेशन हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं और इस सीरीज में आज का टॉपिक हमारा होगा डिस्कस करने के लिए क्रिप्स मिशन। नाउ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट क्रिप्स मिशन, हम लास्ट सेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमें ये पता चल चुका था कि अब इंडियन नेशनल मूवमेंट और उस तरफ जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो चुका है। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो चुका था और इस समय इंडिया की वॉर एफर्ट के अंदर फुल कॉर्पोरेशन गेन करने के लिए जो ब्रिटेन है वो अगस्त ऑफर के रूप में एक प्रपोजल लाती है, जिसके अंदर वो इंडियंस को अपीज करने के लिए, मनाने के लिए उनको डोमिनियन स्टेटस जैसी चीज़ों का प्रपोजल देती है ना, और कि भाई सेपरेट डिमांड फॉर द स्टेट बाय मुस्लिम जो डिमांड थी उसको रिकंसिलिएट करने की कोशिश की जाती है और अदर प्रपोजल भी इंडियंस लीडर के सामने पेश किए जाते हैं सो दैट कि वॉर एफर्ट को, ब्रिटेन के वॉर एफर्ट को इंडिया का फुल कॉर्पोरेशन मिल पाए। लेकिन ये अगस्त ऑफर फेल हो जाता है और इसके अगेंस्ट जो है गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। जो अगस्त ऑफर के प्रोविजन थे, दे कुड नॉट कंसिलिएट द नेशनलिस्ट लीडर, इवन नॉट इवन द कांग्रेस एंड ऑल्सो द मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वेरियस अदर्स जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनके द्वारा अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके रिजल्ट में, यानी उसके रिगार्डिंग एजिटेशन शो करने के लिए कि विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर हाउ गवर्नमेंट कैन मेड अ डिक्लेरेशन दैट कि इंडिया वुड बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो इसके रिगार्डिंग के वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर इंडिया के पार्टिसिपेशन के अगेंस्ट गांधी जी जो है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। उसका मेन जो एम्फेसिस होता है दैट इज द राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीक, कि हमें वॉर के अंदर शामिल नहीं होना है। गांधी जी डोंट वांट टू सपोर्ट दिस वर्ल्ड वॉर सेकेंड बिकॉज उनकी तो जो पॉलिसी है, जो प्रिंसिपल्स है वही है नॉन वायलेंस एंड ऑल। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल्स गांधी जी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ वॉर। तो गांधी जी एंड अदर नेशनलिस्ट लीडर रिजेक्टेड अगस्त ऑफर। देन वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन दैट साइड। तो 1942 आते आते, बिकॉज जो अगस्त ऑफर है वो 1940 के अंदर प्रपोज किया जाता है। देन वर्ल्ड वॉर चलते चलते क्या हो रहा होता है कि ब्रिटेन की पोजीशन जो है वो वीक होती जा रही थी, बिकॉज 1942 आते आते ब्रिटेन और फ्रांस और इवन जो अदर नेशन थे, मैं बताऊंगी अभी आपको कि जापान ने भी इस तरफ से अटैक कर दिया था चाइना के ऊपर। ठीक है, जापान ने इस तरफ से अटैक कर दिया था चाइना के ऊपर। उधर जो जर्मनी है वो नाजी जर्मनी हिटलर की लीडरशिप के अंदर रशिया पे अटैक कर रहा है, फ्रांस पे अटैक कर रहा है, ब्रिटेन पे अटैक कर रहा है। तो कुल मिला के जर्मनी जो है वो इधर यूरोप के अंदर बहुत भारी पड़ रहा है। इस तरफ जो इंपीरियल जापान है अंडर द लीडरशिप ऑफ हिरोहितो, वो चाइना और इधर जो फिलीपींस वगैरह जो अदर साउथ ईस्ट एशिया के नेशन है उनके ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, टू प्रूव देयर पावर। और जर्मनी के साथ साथ जो इटली के अंदर मुसोलिनी की लीडरशिप के अंदर भी फासिज्म जो है वो ग्रो कर रहा है। तो इटली भी इस तरफ, ये जर्मनी, इटली और जापान ये मिलके जो है ये एक्सिस पावर बनाते हैं, एक्सिस पावर। ठीक है, और बाकी के जो रहते हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये जो नेशन है वो आपके अलाइज पावर कहलाते हैं। तो अब क्या हो रहा था कि 1942 आते आते जो अलाइज पावर है जिसके अंदर ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह है, इनकी पोजीशन जो है वो वीक होती जा रही थी। अलाइज पावर के अंदर रशिया भी शामिल है और रशिया भी वाज अंडर अटैक ऑफ द जर्मनी। ठीक है, हिटलर ने रशिया के ऊपर भी अटैक कर दिया था। इधर सब ब्रिटेन और फ्रांस को धराशायी कर दिया था, उसके बाद फिर उसका जो अगला पड़ाव था वो रशिया की तरफ था। तो रशिया वाज आल्सो अंडर अटैक। ठीक है,
तो इस तरह से जो यूरोप के अगर देखें पावर, तो वो कंप्लीटली शिफ्ट हो चुकी है जर्मनी की तरफ। अब जर्मनी की पोजीशन स्ट्रांग हो रही है वॉर टाइम के अंदर, और ये जो जितने भी अलाइज पावर है दे वर गेटिंग वीकर। तो अब इस वीकन पोजीशन के अंदर ब्रिटेन के ऊपर, ब्रिटेन के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल के ऊपर अलाइज पावर के द्वारा प्रेशर क्रिएट होने लगा कि आप इंडिया की जो वॉर टाइम के अंदर जो कॉरपोरेशन है या इंडिया का जो कॉरपोरेशन है उसको सिक्योर करो एनी हाउ। जो भी नेशनलिस्ट लीडर की डिमांड है, स्पेशली जो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर क्या प्रेसिडेंट थे, रूजवेल्ट ने ये प्रपोज किया या चर्चिल को प्रेशराइज किया कि जो इंडियन नेशनलिस्ट की डिमांड है उसको गिव इन करो, ठीक है, उनको दो और उनसे वॉर के अंदर उनका कॉपरेशन सिक्योर करो। तो विंस्टन चर्चिल वो बाय हार्ट ही वाज इंपीरियलिस्ट, नहीं चाहते हुए भी उन्होंने क्रिप्स की लीडरशिप के अंदर एक मिशन भेजा, दैट इज नोन एज क्रिप्स मिशन, एंड इट वाज सेकंड अटेम्प्ट टू गेन India's cooperation in this war effort which was desired by Britain। ठीक है, तो इंडिया का कॉपरेशन गेन करने के लिए वॉर के अंदर अगेन सेकेंड अटेम्प्ट मेड किया जाता है, दैट इज क्रिप्स मिशन। अगस्त ऑफर फेल हो जाता है, दिन फिर आता है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन के बारे में हम जानते हैं क्या क्या इसके प्रपोजल रहते हैं और क्या इंडियन रिएक्शन रहता है इसके अगेंस्ट। अगस्त ऑफर का तो हमने देख लिया क्या प्रपोज थे, डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करना, जबकि डोमिनियन स्टेट अब हमें रिलेवेंट ही नहीं है हमारे लिए। ठीक है, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर डोंट वांट डोमिनियन स्टेट का स्टेटस, दे वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, देन सेपरेट डिमांड ऑफ द जो स्टेट है बाय द मुस्लिम्स, उसको भी उन्होंने प्रॉपरली डेफिनेट फॉर्म के अंदर एक्नॉलेज नहीं किया। तो यहाँ से मुस्लिम लीग भी इस अगस्त ऑफर को रिजेक्ट करती है। तो इस तरह से हमने अगस्त ऑफर को देखा है। तो अब हम क्रिप्स मिशन को देखते हैं। मतलब अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन में ज्यादा फर्क नहीं है। अगेन वो डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करवाने की ही बात किए जा रहे हैं, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि चलो अभी तो आप वर्ल्ड वॉर के समय हमारा साथ दे दो, जब वॉर एंड हो जाएगा तो हम आपको कंप्लीट जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो कर देंगे। ऐसा उनका इंटेंशन दिख ही नहीं रहा है। इस वजह से नेशनलिस्ट लीडर के रिएक्शन ज्यादातर ये आ रहे हैं कि क्रिप्स मिशन को गांधी जी कहते हैं कि इट वाज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फेलिंग बैंक, यानी कि फेलिंग बैंक का मतलब है कि ब्रिटेन हमसे अब निगोशिएट कर रहा है टू गिव अ डोमिनियन स्टेटस व्हेन ही वाज एट वीकर पोजीशन। ठीक है, क्योंकि 1942 में अब जर्मनी भारी पड़ रहा है और ब्रिटेन वगैरह जो अलाइज पावर है इनकी जो पावर है वो कम होती जा रही है, उनकी जो पोजीशन है वो वीकन होती जा रही है इन दिस वॉर। इस वजह से गांधी जी ने ये कहा इसके रिगार्डिंग। और गांधी जी इस समय बहुत ही हाईली रेडिकल मूड में थे कि अगर हमारी नेशनलिस्ट डिमांड को एक्नॉलेज नहीं किया जाता है तो हम जो है नेक्स्ट क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और बाद में गांधी जी जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने की बात यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, कि अब हमें आप इस समय भी देख लो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम भी आपका ये मंसूबा नहीं है। हम कब से मांग रहे हैं कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे तब तुम नहीं सुन रहे थे। जब हमने अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल सेट किया तो आप डोमिनियन स्टेट प्रोवाइड करवाने में लग गए, यानी कि अब आपकी पोजीशन वीकर होती जा रही है और हमें ये चीज पता चल चुकी है। नाउ वी विल लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए एनी हाउ। ठीक है, तो गांधी जी का ये रिएक्शन रहता है रिगार्डिंग द क्रिप्स मिशन। लेकिन हालांकि बाद में मैं बता दूं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जब एंड हो जाता है और इंडिया ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में इंडियन आर्मी जो है ब्रिटेन की साइड से लड़ती है और इनके मतलब लॉयल्टी और इन चीजों को देखते हुए विंस्टन चर्चिल का मन बाद में बदल भी जाता है एंड ही वाज रेडी टू गिव अ complete independence to India and he was ready to transfer a power to Indian hands। ठीक है, बट बाद में क्या हो जाता है, जैसे ही वॉर एंड होने को होता है, हो रहा होता है, तब ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर वो चेंज हो जाता है, विंस्टन चर्चिल की जगह एटली आ जाता है। देन फिर एटली ने हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल है वो प्रोवाइड कर दिया और इंडिया को फ्रीडम ग्रांट करने के लिए आगे की प्रोसेस चालू कर दी। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो अब हम देखते हैं क्रिप्स मिशन को डिटेल के अंदर, बाकी आगे फिर क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह हम देखेंगे।
और इस समय एक चीज और ऐड कर दूं कि यही जो टाइम पीरियड है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, इस समय जो इंडिया की साइड से जो सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भी, दे ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, बिकॉज उनका ये मानना था कि ब्रिटेन के इस वॉर टाइम में जो सिचुएशन है वो वीकन है और इसका फायदा हमें उठाना चाहिए। कंप्लीट जो ब्रिटेन की जो पावर है या ब्रिटिश पावर को इंडिया से ओवरथ्रो करने का ये बहुत ही राइट टाइम है। इस वजह से उन्होंने इस विजन से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और जापान के साथ मिलकर, किनके साथ मिलकर, जापान के साथ मिलकर रंगून के थ्रू ये इंडिया में एंटर करते हैं टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ साथ पैरेलल होती है, ये इवेंट है ना, इंडियन नेशनल आर्मी का और जापान का अटैक ऑन चाइना। तो अब चाइना के ऊपर अटैक करता है कौन, जापान। तो लेकिन वो जो चाइना और इंडिया बहुत पास पास थे, तो ये वॉर जो है अब कहाँ आ चुका था, जस्ट एट द डोर ऑफ इंडिया। तो इस वजह से भी इंडिया का पार्टिसिपेशन इनडायरेक्टली हो जाता है इस वॉर के अंदर, ठीक है। और इंडियन नेशनल आर्मी जापान के साथ मिलकर वैसे भी रंगून के रास्ते होते हुए अंदर एंटर कर ही रही थी, तो वॉर एक तरह से यहाँ पे भी डिक्लेयर हो चुका था, भले वो जापान ने अटैक नहीं किया हो, इंडियन नेशनल आर्मी ने ही किया हो। लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी का मंसूबा ये नहीं था कि इंडियंस पे अटैक करना है, दे जस्ट वांट टू अटैक ब्रिटिश आर्मी एंड दे जस्ट वांट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश पावर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये चीज पैरेलल इवेंट है, आप याद रखना, इसको हम अलग से कवर करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी को। तो नाउ स्टार्ट करते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है दैट वाज द सेकंड फेल्ड अटेम्प्ट मेड बाय द ब्रिटेन गवर्नमेंट टू सिक्योर फुल इंडियन कॉर्पोरेशन एंड सपोर्ट फॉर देयर एफर्ट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। इन लेट मार्च 1942 क्रिप्स मिशन वाज फॉर्मुलेटेड, ठीक है। मिशन वाज हेडेड बाय सीनियर मिनिस्टर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये जो थे लेबर पार्टी के मिनिस्टर थे, जो कि इंडिया के लिए, लेबर पार्टी एक्चुअली इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है या इस चीज का जो मतलब इंडिपेंडेंस का जो कॉज है उसको सपोर्ट करती थी, यानी कि वी कैन से कि दे वर सिंपैथाइज टू इंडियन डिमांड्स। तो क्रिप्स को यहाँ पे इंडिया भेजा जाता है निगोशिएट करने के लिए एक अग्रीमेंट को विद द नेशनलिस्ट लीडर दैट इज कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर लाइक हिंदू महासभा है ना, और कम्युनिस्ट पार्टी है, ऑल अदर नेशनलिस्ट लीडर एज वेल एंड मुस्लिम लीग के साथ, ठीक है। तो मेजर जो अगर पार्टी कहे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम थी, बाकी भी थी जो हिंदू महासभा है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके साथ भी निगोशिएट करने के लिए क्रिप्स को यहाँ पे इंडिया में भेजा जाता है। क्रिप्स ने यहाँ पे इंडिया को ब्रिटिश के साथ लॉयल रखने के लिए एफर्ट डाले और उनसे प्रॉमिस किया कि वॉर के एंड होते ही हम फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे और फुल सेल्फ गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, या वी कैन से कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट करेंगे आफ्टर द वॉर। तो दैट्स व्हाई इंडिया शुड सपोर्ट दिस वॉर एफर्ट ऑफ द ब्रिटेन। तो बैकग्राउंड देखते हैं कि क्यों क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजने की जरूरत पड़ी। एज आई सेड कि यहाँ पे 1942 आते आते वर्ल्ड वॉर तो स्टार्ट हो चुका था 1939 में, और 1942 आते आते ब्रिटेन और जो अलाइज पावर है इनकी पोजीशन वीकन होती जा रही थी, बिकॉज जर्मनी वाज एमर्जिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर, इटली वाज एमर्जिंग इन द लीडरशिप ऑफ मुसोलिनी, एंड जापान, इंपीरियल जापान वाज एमर्ज इन द लीडरशिप ऑफ हिरोहितो। तो ये तीनों जो पावर है, एक इंपीरियलिस्टिक को शो कर रहा है जापान, इटली जो है वो फासिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हिटलर के अंडर जर्मनी है वो नाजिज्म को शो कर रहा है। दीज ऑल आइडियोलॉजी वाज वर्स देन द इंपीरियलिज्म, या वी कैन से सॉरी कोलोनियलिज्म, ठीक है। तो इंडिया में इसका असर ना देखने को मिले, इसके अगेंस्ट भी लड़ना था, तो गांधी जी ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडिया को सॉरी ब्रिटेन को कहीं ना कहीं साथ दिया है, ये इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट, ठीक है। चलो बैकग्राउंड देखते हैं क्रिप्स मिशन को भेजने की क्यों जरूरत पड़ी। तो 1942 में आते आते अलाइज पावर की पोजीशन वीक होती जा रही थी, एक्सिस पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, ये जीतते जा रहे थे, मोर ऑफ द फ्रांस की टेरिटरी वगैरह जो है इन्होंने कैप्चर कर ली थी, जर्मनी जो है अब रशिया पे अटैक कर रहा था, इटली भी उस साइड में लड़ रहा था, और जापान ने यहाँ पे क्या किया, अटैक कर दिया ऑन पर्ल हार्बर,
अमेरिका के ऊपर, ठीक है। अमेरिका का एक सैन्य बेस था, मिलिट्री बेस था, दैट इज पर्ल हार्बर। और पर्ल हार्बर के ऊपर जापान ने जब अटैक किया तो जो हिटलर का ये वॉर है, जो ये वॉर हिटलर ने स्टार्ट किया था अगेंस्ट द अलाइज पावर, अब ये ट्रूली ग्लोबल कैरेक्टर ले लेता है। अब तक तो क्या है, खाली जर्मनी लड़ रहा था, जर्मनी और इटली जो है यूरोप की पावर्स थी वो लड़ रही थी। अब जब जापान ने ईस्टर्न साइड से जापान ने भी अटैक कर दिया तो अब होल वर्ल्ड वाज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो जापान ने जैसे अटैक किया पर्ल हार्बर पे ऑन 7 दिसंबर 1941, दिस वर्ल्ड वॉर गेन अ ग्लोबल कैरेक्टर। अब जापान इस तरफ से इन्वेजन शुरू कर रहा है, जापान इन्वेजन ऑफ बर्मा। बर्मा पे उसने 20 जनवरी 1942 पे 2 में अटैक किया। देन सिंगापुर को कैप्चर किया ऑन 15 फेब 1942। देन ऑल्सो ऑफ फॉल ऑफ रंगून, ठीक है, रंगून भी उसके टेरिटोरियल एक्सपांशन के अंदर आ गया 8 मार्च ऑन 8 मार्च 1942 एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ अंडमान आइलैंड्स ऑन 23 मार्च 1942, ठीक है। मार्च आते आते अब अंडमान आइलैंड जो कि इंडिया के बिल्कुल नजदीक है, यहाँ पे जापान ने इन्वेजन कर दिया और एंड यहाँ से एयर रेड करना शुरू किया विशाखापट्टनम एंड काकीनाडा जो कहते हैं अभी, कोंकणनाडा पहले के टर्म्स लेते हैं। तो इस एरिया के ऊपर एयर रेड करनी शुरू कर दी ऑन 6 अप्रैल 1942। तो 6 अप्रैल 1942 जो वॉर है, या फिर वी कैन से 23 मार्च 1942 जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, अब ये इंडिया के डोर पे पहुंच चुका था। तो अब इंडिया का इन्वॉल्वमेंट तो नेसेसरी हो ही चुका था, इनएविटेबल हो चुका था इन दिस वर्ल्ड वॉर। अब चाह के भी गांधी जी चाह के भी इस वर्ल्ड वॉर को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे, यानी कि इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट को वो रेजिस्ट कर रहे थे इन दिस वॉर। अब वो चाह के भी नहीं कर सक रहे थे कि अभी वॉर जो है इंडिया के बिल्कुल बाउंड्री पे आ चुका है और इंडिया को अब लड़ना ही पड़ेगा। अब इंडिया कैसे लड़ेगी, क्योंकि इस समय तो कॉलोनी वो ब्रिटेन की कॉलोनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी का साथ देके इस इंपीरियलिस्ट पावर के अगेंस्ट लड़ा जाएगा। इंपीरियलिस्ट पावर या बेसिकली एक्सिस पावर के अगेंस्ट लड़ा जाएगा, जो कि फासिज्म और नाजिज्म जैसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज गांधी जी एंड अदर नेशनलिस्ट लीडर डोंट वांट कि इधर हम ब्रिटिश के हाथों से छूटे और उधर इंपीरियल जापान के अंडर में हम आ जाए, या हमारी टेरिटरी जो है वो जापान कैप्चर कर ले, तो और भी हमारी कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी कि अगेन जो ऑथोरिटेरियनिज्म है वो लागू हो जाएगी, इंपीरियलिज्म है वो लागू हो जाएगा, जिसके अंदर अगेन ह्यूमन राइट्स एंड ऑल की फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल की कोई तो बात ही नहीं हो सकती है। तो इस वजह से अब लड़ना इनएविटेबल हो चुका था और इस वजह से गांधी जी और अदर नेशनलिस्ट लीडर ने ब्रिटिश आर्मी का साथ देना शुरू किया इन दिस वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड देख रहे हैं कि क्रिप्स मिशन का आना क्यों, मतलब क्या जरूरत पड़ी कि क्रिप्स मिशन को भेजना पड़ा इंडिया के अंदर। तो अब यहाँ पे जापान का इन्वेजन ईस्ट साइड से हो रहा है, ठीक है। ये आपका इंडिया, इधर से जापान जो है वो इन्वेड कर रहा है, चाइना के ऊपर इन्वेड करता है, रंगून और जितने भी साउथ ईस्ट एशिया की जो ये कंट्रीज है उनको कैप्चर इसने करना शुरू कर दिया। और ये अब धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता रंगून से होते बर्मा वगैरह और अंडमान आइलैंड तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये इंडिया को कैप्चर करने वाला है। तो इधर से ईस्ट साइड से भी वॉर फाइट करनी पड़ रही है ब्रिटेन को, और उधर तो हिटलर और उनसे भी लड़ना पड़ रहा है। तो जापान से इंपीरियलिस्ट जापान वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स थी उस समय, और नाजी जर्मनी और फासिस्ट इटली ये सब जो है इन पे भारी पड़ रही थी। तो अब इंडिया का जो है कॉपरेशन इन दिस वॉर वॉज इनएविटेबल, बिकॉज इंडिया की साइड्स, अब इंडिया की टेरिटरी से इस वॉर को लड़ना था, यानी जापान के अगेंस्ट लड़ना था। तो अब यहाँ से लड़ा जाएगा। अब ऐसे तो है नहीं कि ब्रिटेन से आर्मी यहाँ पे भेजी जाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ब्रिटेन की आर्मी वहां पे भी चाहिए हिटलर वगैरह और इटली वगैरह से लड़ने के लिए, मुसोलिनी और हिटलर के साथ लड़ने के लिए। तो अब यहाँ पे जरूरी है कि जो इंडियन आर्मी है वो लड़े, वो कॉपरेट करे ब्रिटिश आर्मी के साथ और जापान का सामना करे। तो इस वजह से अब इंडिया का वॉर टाइम पे या फुल कॉर्पोरेशन गेन करने के लिए, सिक्योर करने के लिए इन दिस वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगेन एक निगोशिएट मिशन सेंड किया, दैट इज नोन एज क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेंडिंग द क्रिप्स मिशन टू इंडिया। अब इसमें खाली बात इंडिया के डिफेंस की नहीं आ जाती है, यहाँ पे
मिलिट्री क्राइसिस हो चुका था, बिकॉज जापान ने चाइना पे अटैक कर दिया था, ठीक है। और चाइना जो था वो था एसेंशियल पार्ट ऑफ द वॉर अगेंस्ट द जापान, ठीक है। तो अब ईस्टर्न जोन के अंदर, यानी कि इंडिया की साइड ईस्टर्न जोन के अंदर अगर जापान को रेजिस्ट करना है तो ब्रिटेन की क्या स्ट्रेटेजी, वॉर स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि इंडिया जो है वो ना खुद अपने लिए लड़े बल्कि चाइना के लिए भी यहाँ पे लड़े, यानी कि इंडिया मस्ट बी हेल्ड नॉट ओनली फॉर हरसेल्फ बट फॉर चाइना ऑल्सो। तो यहाँ पे जब चाइना पे इन्वेड हुआ जापान का, और जापान ने बहुत बुरी तरीके से चाइनीज लोगों के साथ एट्रोसिटी की है इन दिस वॉर, उन्होंने मतलब जो चाइना है ना आज इतना अग्रेसिव क्यों है, देखो चाइना जो है इतना अग्रेसिव देखने को मिलता है, उसकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह बहुत अग्रेसिव है। ये इस वजह से है क्योंकि उनके पास्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एट्रोसिटी हुई है। जापान के जो लोग थे ना, इन्होंने जब इन्वेड किया चाइना को, तो मंचूरिया प्रांत पड़ता है वहां पे अटैक किया था जापान ने, है ना, वहां से इन्वेड किया था चाइना को। तो मंचूरिया में लोगों को कहा जाता है कि जापान आर्मी ने चाइनीज लोगों को यहाँ पे जिंदा दफन कर दिया था, ठीक है, जिंदा गाड़ दिया गया था। तो इतनी ज्यादा एट्रोसिटी होने की वजह से चाइना का जो आज का जो बिहेवियर देखने को मिलता है ना, वो उसके पास्ट की वजह से, ठीक है। तो चलो ये तो फॉरेन पॉलिसी की बात है, इंडियन इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात है। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज क्रिप्स मिशन। तो अब ये जो था ना कि इंडिया का कॉपरेशन गेन करना है, अब इंडियन आर्मी प्लस ब्रिटिश आर्मी मिलके जो है जापान को रेजिस्ट करेगी, उसके लिए जरूरी था कि इंडिया जो है वो ना अपने लिए बल्कि चाइना के लिए भी यहाँ पे विदहोल्ड करे, ठीक है। तो ये उनकी जो अलाइड पावर है उनकी ईस्टर्न जोन के अंदर ये वॉर स्ट्रेटेजी थी। तो इस वजह से इंडिया का कॉपरेशन गेन करना या सिक्योर करना बहुत जरूरी था, और इस वजह से यहाँ पे क्रिप्स मिशन को सेंड किया गया नेगोशिएट करने के लिए, सो दैट कि वो इंडिया का सपोर्ट गेन कर सके इन दिस वॉर। बिकॉज चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी था कि इंडिया के थ्रू ही जो एसेंशियल सप्लाईज है वो भेजी जाए। चांगकाई शेक की फोर्सेज है, मतलब चाइना के अंदर चांगकाई शेक की फोर्सेज थी, उनको एसेंशियल सप्लाई जो है इंडिया के थ्रू ही भेजे, चाहे वो मिलिट्री हो या मेडिसिनल एड हो, ठीक है। ये सब चीजें जो है इंडिया के थ्रू ही जा सकती है। तो इंडिया अगर कॉपरेट करेगा तभी जाएगी। अगर यहाँ के नेशनलिस्ट लीडर और मुस्लिम लीग जो है वो बाइकआउट करना शुरू कर दे ब्रिटिश आर्मी के एक्शन वगैरह को और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे, तो ये चीजें जो सप्लाई है वो एब्रप्ट हो जाएगी, और जापान जो है वो चाइना को कैप्चर करते करते इंडिया तक आ जाएगा, और इंडिया को भी फिर पॉसिबली वो अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के अंदर ले लेगा। तो इस वजह से चाइना को प्रोटेक्ट करना था, सो दैट कि इंडिया प्रोटेक्ट हो जाए। और उनकी ये ईस्टर्न जोन के अंदर स्ट्रेटेजी थी कि इंडिया का कॉपरेशन गेन करो, और इंडिया की आर्मी को कहो और अदर नेशनलिस्ट लीडर को भी कहो कि वो सपोर्ट करे ब्रिटिश आर्मी को इन दिस वॉर एफर्ट। तो फिलीपींस से जापानीज को यानी जापान को आउट करने के लिए, यहाँ से हटाने के लिए जो अमेरिका है उसने भी इंडिया को कन्वर्ट कर दिया था अपने मिलिट्री बेस के अंदर, और इंडिया से वो जापान के ऊपर एयर रेड वगैरह वो कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए इंडिया का कॉपरेशन जरूरी था कि जापान को अगर वहां से लड़ना है तो अब अमेरिका जो है, देखो ये रहा अमेरिका, मान लो ये है अमेरिका, जापान इधर पड़ता है अमेरिका के, है ना, इस साइड से देखो, और इधर से भी पड़ता है जापान, है ना, मतलब पृथ्वी गोल है तो इस हिसाब से। तो अब जापान पे अटैक जो है वो यहाँ से दूर पड़ता है, ठीक है। जो अमेरिका से जापान की दूरी है वो ज्यादा है, बीच में पैसिफिक ओशियन बहुत बड़ा आता है, और जो अगर इंडिया से करेगा ना जापान के ऊपर अटैक तो वो अच्छे से हो पाएगा। तो अब इंडिया कॉपरेट करेगा तब तो ये अपना मिलिट्री बेस यहाँ बना पाएंगे और जापान के ऊपर एयर रेड कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उधर से लड़ो, और उसमें बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज होल पैसिफिक ओशियन को यहाँ पे कवर करना होता है, और इतनी लंबी उड़ान भर के एयरक्राफ्ट को भी जाने में बहुत ज्यादा फ्यूल वगैरह की वेस्टेज होती है। तो अमेरिका वांट कि आप विंस्टन चर्चिल को, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है विंस्टन चर्चिल, उनको कहा कि जो भी इंडिया डिमांड कर रहे हैं वहां के नेशनलिस्ट लीडर उनको वो प्रोवाइड करवाओ ड्यूरिंग द वॉर ऑफ एफर्ट, या ड्यूरिंग द वॉर या फिर आफ्टर द वॉर, जो भी है आप निगोशिएट करो उनसे और उनका कॉपरेशन जो है वो गेन करो, सिक्योर करो, तो सो दैट हम वहां से जापान को रोक पाए अपना मिलिट्री बेस क्रिएट करके इन इंडिया। तो ये बैकग्राउंड रहता है क्रिप्स मिशन के सेंड करने का इन इंडिया।
तो क्रिप्स मिशन के अंदर क्या प्रपोजल रहते हैं देखते हैं हम। तो इंडिया में अब क्रिप्स मिशन आ जाता है, ठीक है ना, मार्च 1942 के अंदर। और जो क्रिप्स होता है वो लेबर पार्टी के मेंबर होते हैं, और लेबर पार्टी वाज हैविंग सिंपैथी टू इंडियन नेशनलिस्ट डिमांड। और यहाँ पे जो वॉइस रॉय थे इंडिया के अंदर वो कौन थे, लिन लिथगो। तो लिन लिथगो जो है वो क्रिप्स से बहुत चिढ़ता था, ठीक है। क्रिप्स बिकॉज लिन लिथगो वेस्टर्न चर्च है वो इंपीरियलिस्ट थे, दे एनी हाउ दे वांट टू सिक्योर देयर इंपीरियल इंटरेस्ट, ठीक है, दे डोंट वांट टू लूज देयर ट्रेड इंटरेस्ट एंड ऑल। लेकिन जो क्रिप्स है वो लेबर पार्टी से है, यानी कि जो जनता का शासन वो भी चाहते हैं। तो क्रिप्स आते हैं इंडिया के अंदर, और यहाँ पे लिन लिथगो है उसको सपोर्ट नहीं करता है, और लिन लिथगो के द्वारा जो क्रिप्स के साथ हॉस्टिलिटी भी की जाती है, यानी डिसरिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन स्टिल क्रिप्स आते हैं। क्रिप्स जो है वो गांधी जी और मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनके साथ नेगोशिएशन करने की, उनके साथ बात करने की और मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। तो क्रिप्स मिशन के अंदर बातें करके, मतलब गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना और अदर नेशनलिस्ट लीडर के साथ डिस्कस करते करके प्रपोजल जो है वो ड्राफ्ट करता है। उसके अंदर ये कहा गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका ऑब्जेक्ट ये है कि वो एक इंडियन यूनियन क्रिएट करे, इंडियन यूनियन, ठीक है, और विच शैल कॉन्स्टिट्यूट अ डोमिनियन, यानी बेसिकली जो है इंडियन यूनियन बनाया जाएगा लेकिन डोमिनियन स्टेट प्रोवाइड करके, डोमिनियन स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड करके इंडियन यूनियन का क्रिएशन किया जाएगा। जो अब ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता है उसको हम क्या नाम दे देंगे, इंडियन यूनियन नाम दे देंगे, और वो रहेगा डोमिनियन। डोमिनियन मीन्स सेल्फ रूल अंडर द सोवरेंटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये तो अब हमारे लिए पोस्ट डेटेड हो चुका है, ये गोल जो है पोस्ट डेटेड हो चुका है, रिलेवेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की क्रिप्स के द्वारा भी बात नहीं की गई है, ठीक है। और ये भी कहा गया कि डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करवाया जाएगा इंडिया को। बेसिकली ये आप फर्स्ट पॉइंट ये देख लो कि डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करने की इसमें बात की गई है। और उसमें ये कहा गया है कि इसको हम इंडियन यूनियन बना देंगे, और इंडियन यूनियन के अंदर जो जो भी आना चाहता है वो आ जाएंगे, और जो नहीं आना चाहता है वो अपने सेपरेट से यूनियन बनाने के लिए फ्री है, ठीक है। तो ये जो डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करवाया जाएगा इंडिया को, ये जो अदर डोमिनियंस है ब्रिटिश गवर्नमेंट के या यूनाइटेड किंगडम के, उनके बराबर ही इसको भी रिस्पेक्ट दी जाएगी या स्टेटस प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये किसी भी वे में अदर डोमिनियन के सबॉर्डिनेट में नहीं होगा, या किसी भी एस्पेक्ट से, चाहे वो डोमेस्टिक हो या एक्सटर्नल अफेयर हो, ये किसी भी रूप से दूसरी डोमिनियन से सबॉर्डिनेट में नहीं होगा, इक्वली इसके साथ रिस्पेक्ट की जाएगी, ठीक है। तो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करवाने की यहाँ पे बात की गई, ठीक है। और ये कहा गया कि ड्यूरिंग द वॉर, कि वॉर के समय में जब तक कि इंडिया के अंदर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाता, तब तक इंडिया के जो रिसोर्सेज है और जो डिफेंस है उसके ऊपर कंप्लीट जो कंट्रोल होगा या जो कंप्लीट डायरेक्शन होगी वो किनके हाथों में होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में होगी। तो अगेन यहाँ पे भी हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि जो डिफेंस का जो पूरा मैटर है या जो डिफेंस स्ट्रेटजी है वो कंप्लीट किनके हाथों में होनी चाहिए, इंडियंस हाथों में होनी चाहिए, ये इंडियंस की डिमांड थी। लेकिन यहाँ पे क्रिप्स मिशन के अंदर ये बात नहीं की गई। इन्होंने क्लियर कट कह दिया कि जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाता, इलेक्टेड गवर्नमेंट इंडियंस के द्वारा नहीं चूज की जाती, तब तक जो है इंडियन के रिसोर्सेज एंड इंडियन जो डिफेंस है उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल एंड डायरेक्शन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होगी। तो ये डिमांड भी हमें स्वीकार नहीं थी, और डोमिनियन स्टेटस का तो गोल ही हमारा चेंज हो चुका था। तो हम तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, तो ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं कर रहे थे। तो फर्स्ट पॉइंट भी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं, सेकंड पॉइंट भी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, क्या कहते हैं ये। अब ये बात करते हैं कि जो हॉस्टिलिटी हो चुकी है इंडियंस के ऊपर, यानी जो ट्रू पावर ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, या इंडियंस के हाथों में सेल्फ रूल नहीं है इंडिया का, उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिएशन करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी क्रिएटेड, ठीक है, दैट विल बी एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ इंडिया। इसमें कंप्लीट जो है इंडियंस होंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किसके हाथ में होगी, इंटायरली किसके हाथ में होगी,
इंडियंस के हाथों में होगी। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो किनके हाथों में होने वाली है, इंडियंस के हाथों में होने वाली। तो ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से पास्ट ऑफर जो प्रोवाइड किए गए लाइक अगस्त ऑफर एंड ऑल, उनसे ये थोड़ा सा डिफर है, बिकॉज क्रिप्स मिशन में जो आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की जो ये पूरी घटना है, जो ये पूरा इवेंट है, ये किसके कंट्रोल में रहने वाला है, इंटायरली किसके कंट्रोल में रहने वाला है, इंडियंस के कंट्रोल में रहने वाला है। बिकॉज अर्लियर अगस्त ऑफर के अंदर ये क्या कहा गया था कि जो फ्रेमिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का टास्क है वो मेनली किनके हाथों में होगा, इंडियंस के हाथों में। तो ये मेनली वर्ड जो है वो अब सब्स्टिट्यूट किया गया है बाय एंटायरली। तो यहाँ से अब ये थोड़ा सा इंडिकेशन मिलता है कि गवर्नमेंट वाज रेडी टू ट्रांसफर पावर टू इंडियन हैंड्स इन द रियल सेंस, ठीक है। तो इस हिसाब से क्रिप्स जो है वो अगस्त ऑफर से थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करता है कि अब जो टास्क ऑफ फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर इंडिया, इट विल बी इंटायरली इन इंडियन हैंड्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का यहाँ पे प्रपोजल रखा गया। फर्स्ट, डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करना। सेकंड जो है, जब तक कि वॉर एंड नहीं हो जाता तब तक इंडियन रिसोर्सेज ऑन डिफेंस जो है वो किनके कंट्रोल में रहेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो हम नहीं चाहते, ना हम डोमिनियन स्टेटस चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएशन करना हम चाहते हैं, और कंप्लीट जो टास्क ऑफ फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम इंडियंस के हैंड में, इंटायरली इंडियंस के हैंड में चाहते थे। तो ये तो यहाँ पे तो सही हो गया, लेकिन इसके दो चीजें हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंपोज कैसे किया जाएगा, कौन कौन इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर तो इलेक्टेड मेंबर जो है, जो इलेक्शन होंगे है ना आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, तो जो इलेक्शन होंगे उसके थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रोविंसेस के अंदर से आएंगे इलेक्ट होके मेंबर, और दे विल बी द रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह क्या बात हो रही है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल डिपार्चर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे कम्युनल जो चीज है उसको थोड़ा सा साइड में रख रही है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर रही है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डिपार्चर यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। तो ओके, ये भी हमें पसंद ही है, ये चीज भी प्रपोजल हमें पसंद है। लेकिन बात आती है प्रिंसली स्टेट की। प्रिंसली स्टेट भी तो इंडिया का ही, इंडियन यूनियन जब बनेगा तो इंडियन यूनियन के पार्ट ही है प्रिंसली स्टेट, ठीक है। दो दे विल बी आउटसाइड ऑफ द इंडियन यूनियन, उनका खुद का अपने से पूरा सिस्टम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा वगैरह, लेकिन स्टिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली उनके अंदर तो इनका भी रिप्रेजेंटेशन तो होना ही होना है। तो प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे ना, वो इलेक्टेड नहीं होंगे, वो भेजे जाएंगे उनके राजाओं के द्वारा, यानी नॉमिनेट करके भेजे जाएंगे। तो ये वाला क्लॉज जो था ये हमें थोड़ा सा स्वीकार नहीं था इंडियन नेशनल लीडर को, कि जब कंप्लीट चीजें इलेक्शन से हो रही है, जनता का या डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करनी है, तो फिर ये नॉमिनेशन वाला जो चक्कर है ये फिर से आड़े आ रहा है, ठीक है, इन दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रिंसली स्टेट के अगर रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से नॉमिनेट करके भेजे जाएंगे तो ये जो इलेक्शन वगैरह है इसका तो कोई रिलेवेंस ही नहीं रह जाता है। तो इनका कहना था कि प्रिंसली स्टेट से आने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी इलेक्शन का पार्ट बनाओ, वो भी इलेक्शन के थ्रू आए, सो दैट तो ही ट्रू मायने में या ट्रू सेंस के अंदर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो सकती है, ठीक है। तो ये क्लॉज हमें थोड़ा सा पसंद नहीं आता है। तो थर्ड पॉइंट के अंदर क्या प्रपोजल था, अगर इसमें क्रिप्स मिशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट करने का, जिसका काम होगा फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, एंड दैट whole process will be completely entirely in the Indian hands, ठीक है, not mainly in the Indian hands, entirely in the Indian hands। तो नेक्स्ट है इसका प्रपोजल कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा बाय इंडियंस उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी, और लेकिन दो शर्तों के साथ, ठीक है। फ्यूचर में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस के द्वारा बनाया जाएगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी, लेकिन 2 कंडीशंस के साथ। वो कंडीशन क्या है देखते हैं हम। एनी प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कोई भी प्रांत, ब्रिटिश इंडिया का कोई भी प्रांत, ठीक है, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करना नहीं चाहता है, विच वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दिस कंडीशन, कॉन्स्टिट्यूशन वुड रिटेन इट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। कोई भी प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया का कोई भी प्रोविंस अगर ये न्यूली फ्रेम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अबाइड करना नहीं चाहता है, एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, तो वो
इस चीज से बाहर हो सकता है, वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है और उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का पार्ट बने, ठीक है। लेकिन अगर वो फ्यूचर के अंदर, और ये भी प्रोविजन रखा गया कि अगर फ्यूचर के अंदर वो मतलब इस चीज से मतलब जो इंडियन यूनियन बनाया जाएगा उसका पार्टिसिपेट बनना चाहता है या इंडियन यूनियन में शामिल होना चाहता है या जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूशन है, न्यूली फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट बनना चाहता है, तो उसके असेशन का भी प्रोविजन इसमें रखा गया है अगर वो चाहता है तो, ठीक है। पहला क्लॉज समझ में आ गया कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाएगा इंडियंस के द्वारा उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो फ्यूचर के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगी, लेकिन दो शर्तों के साथ। एक शर्त है कि कोई भी प्रांत जो है ब्रिटिश इंडिया का वो चाहे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज जो भी उसकी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको वो रिटेन कर सकता है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में अगर वो चाहता है कि नहीं मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनूं या इस इंडियन यूनियन का पार्ट बनूं, तो उसके लिए इस असेशन का भी प्रोविजन रखा गया कि उसके शामिल होने का भी प्रोविजन रखा गया है, ठीक है। अगर वो चाहता है तो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये क्लॉज था। सेकंड क्लॉज क्या था, सेकंड कंडीशन ये थी कि जो ये नॉन असेंडिंग प्रोविंसेस है जो इस न्यूली फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्टिसिपेशन नहीं बनना चाहते या इंडियन यूनियन का पार्टिसिपेट नहीं बनना चाहते, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए अग्री करेगी, ठीक है। वो अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और सेम स्टेटस प्रोवाइड कराएगी एज ए इंडियन यूनियन, यानी कि इंडियन यूनियन के बराबर का स्टेटस उनको प्रोवाइड करवाएगी अगर वो इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहते या इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका वो पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, तो वो अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और अलग से वो अपना यूनियन बना सकते हैं और उसको भी सेम स्टेटस दिया जाएगा जैसा कि इंडियन यूनियन को ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। ये शर्तें थी। तो जो अबव कंडीशन है वो क्या कर रही है, यहाँ पे इंडिया के फ्रेगमेंट करने की कोशिश कर रही है एंड इट वाज ओपन इन्विटेशन टू मेकिंग अ पाकिस्तान, ठीक है। ओपन इंडिकेशन टू मुस्लिम लीग टू फॉर्म अ पाकिस्तान, ठीक है ना। ये दो ऊपर के जो क्लॉज हमने देखे कि अगर कोई इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहता है तो वो अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, अलग से यूनियन बना सकता है, तो ये तो मुस्लिम लीग चाह रही थी। लेकिन देखो इसमें अभी भी वर्ड्स बाय वर्ड क्लियर नहीं किया गया है कि मुस्लिम लीग कैन फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन मेक देयर सेपरेट स्टेट, ठीक है। ये अभी भी क्लियर कट या डेफिनेट वर्ड्स के अंदर नहीं है, ये जस्ट इंडिकेशन है। तो इसमें नॉट ओनली मुस्लिम लीग, अदर जैसे प्रिंसली स्टेट है वो भी नहीं चाहते थे इंडियन यूनियंस का पार्ट बनना, तो वो भी अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, अलग से उनको यूनियन का स्टेटस प्रोवाइड करवाया जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होंगे, इंडियन यूनियन के साथ साथ वेरियस मोर देन वन यूनियंस जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल दिखने को मिलता है? कितनी सारी प्रिंसली स्टेट थी, क्या सभी को यूनियन स्टेटस प्रोवाइड करना पॉसिबल है? क्या इलिजरी ये एक अग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ये इलिजरी प्रोविजन देखने को मिल रहा है इन दिस क्रिप्स प्रपोजल, ठीक है। सभी को यूनियन का दर्जा देना पॉसिबल ही नहीं था और ये इंडिया की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के भी खिलाफ था, ठीक है। फिर इंडियन यूनियन बनाने का क्या मकसद रह जाता है जब वो अदर यूनियन से घिरा होगा, जिसके अंदर हो सकता है कि प्रिंसली स्टेट अगर अग्री करे कि नहीं हम इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बनना चाहेंगे और वो अगर यूनियन का दर्जा भी ना लेना चाहे तो वो एनक्लेव बन के रह जाएंगे, किनके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उनकी जो भी ट्रीटीज रहेगी उनको वो रिवाइज करेंगे एंड दे विल बिकम अ इनक्लेव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इस जो प्रिंसली स्टेट है उसकी सिक्योरिटी करे। तो सिक्योरिटी तो विदाउट स्टेशनिंग द ब्रिटिश ट्रूप वो पॉसिबल ही नहीं है, तो अगेन यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट है उनके अंदर ब्रिटिश ट्रूप को स्टेशन किया जाएगा, तो ये जो इंडियन यूनियन है उसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट होगा ये चीज, ठीक है। तो ये प्रोविजन तो बिल्कुल ही हमें एक्सेप्ट नहीं है, बिकॉज ये इंडिया को तोड़ने की बात हो रही है, इंडिया को इंडियन यूनियन बनाने की बात नहीं हो रही है, इंडियन यूनियन के फ्रेगमेंटेशन की बात हो रही है। तो ये दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द नेशनलिस्ट लीडर। नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रोविजन के अंदर क्या प्रोविजन रखा गया कि जो रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटी है उनके प्रोटेक्शन के लिए ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर
जो भी इश्यूज अराइज होंगे उनके रिड्रेसल के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो दोनों ट्रिटी साइन करेंगे सो दैट कि यहाँ पे पावर ट्रांसफर के समय अगर किसी भी रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है या उनके इंटरेस्ट हिट हो रहे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी ट्रिटी के माध्यम से इस चीज का रिड्रेसल करेंगे। यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटी को वो यहाँ पे ये प्रोविजन इंक्लूड करके वो यहाँ पे अगेन क्या करना चाह रहे हैं, इंडिया का फ्रेगमेंटेशन करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। तो यहाँ पे जैसे रिलीजियस माइनॉरिटी आप देख लो तो मुस्लिम है, ठीक है। अब मुस्लिम माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन करना है, तो प्रोटेक्शन अगर वो मुस्लिम लीग कहती है कि हम इंडियन यूनियन का पार्टिसिपेट नहीं बनना चाहते, तो वो फिर अगेन इस प्रोविजन के क्रिप्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो अपना अलग से सेपरेट यूनियन क्रिएट कर सकते हैं, सेपरेट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपना फ्रेम कर सकते हैं। तो यही बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन वाला क्लॉज था ये भी हमें नहीं मंजूर था, ठीक है। और जो रेशियल माइनॉरिटीज है जैसे एंग्लो इंडियंस है या सिख है, क्रिश्चियन है, ये भी फिर अपना कहेंगे कि नहीं हम भी इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बनना चाहते, हमें भी अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है, अलग से हमारी टेरिटरी होनी चाहिए। तो ये सारे फ्रेगमेंटेशन की बातें थी, यूनिटी की बात नहीं थी, ठीक है ना। तो ये सारे इंडिया के सिक्योरिटी को चैलेंज पोज करने वाली बातें थी जो हमें कतई ही स्वीकार नहीं थी, एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और उसके पार्ट बनने के रिगार्डिंग ये क्लॉज थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्लॉज था इसके अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि इंडियन यूनियन जो क्रिएट होगा उस इंडियन यूनियन को ये फुल पावर होगी कि वो डिसाइड कर सकता है कि वो फ्यूचर के अंदर जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के मेंबर है उनके साथ रिलेशन रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है, या कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट बने रहना चाहता है या नहीं रहना चाहते। ये कंप्लीटली जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो किनके पास होगी, इंडियन यूनियन के पास होगी। अगर वो चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से ससीड कर सकता है या फ्री हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने ये एक्सेप्ट किया कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं। कॉमनवेल्थ क्या है यहाँ पे कि जितनी भी जो कंट्रीज थी जो पहले कहीं ना कहीं ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुकी थी लेकिन अब फ्री हो चुकी है ब्रिटेन से, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, मिलके कॉमनवेल्थ कहलाती है। तो कॉमनवेल्थ जो है उसका पार्ट इंडिया रहना चाहता है नहीं रहना चाहता है, ये कंप्लीट ये डिसीजन मेकिंग पावर कंप्लीटली किसके पास है, इंडियन यूनियन के पास है। लेकिन हमने लेटर क्या चूज किया कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, और ये हमारा थोड़ा सा ये था कि इससे जो है फ्रेटर्निटी और ये जो भावना है थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं कि प्रिंसली स्टेट के लिए क्या कहा गया कि प्रिंसली स्टेट जो है वो भी चाहे तो फ्री हो सकते हैं, ठीक है। दे आर फ्री टू अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन और डिक्लाइन टू डू सो, ठीक है। वो चाहे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडेयर कर सकते हैं, अबाइड कर सकते हैं, और चाहे तो इसको डिक्लाइन या रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन ईदर केस, चाहे कोई सा भी केस हो, द ट्रीटीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट विद दिस स्टेट वुड बी रिवाइज्ड, ठीक है, वुड हैव टू बी रिवाइज्ड। जो भी कंडीशन ये रखना चाहेंगे प्रिंसली स्टेट, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहे या ना मानना चाहे, किसी भी स्थिति के अंदर जो भी ट्रीटी होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इस प्रिंसली स्टेट की, वो रिवाइज की जाएगी। एंड किस बेस पे रिवाइज की जाएगी, न्यू जो सिचुएशन होगी उस बेस पे इसको रिवाइज की जाएगी, ठीक है। यानी कुल मिला के यहाँ पे प्रिंसली स्टेट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इनक्लेव बन के रह जाएंगे, ठीक है। और इनक्लेव बन के रहेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम जो है इसकी सिक्योरिटी का मतलब ट्रीटी में यही है कि प्रिंसली स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी है, ब्रिटिश अथॉरिटी की है। और ब्रिटिश अथॉरिटी इस प्रिंसली स्टेट की जो ये सिक्योरिटी है वो विदाउट तो ब्रिटिश ट्रूप डिप्लॉय किए बिना तो हो नहीं सकती। तो अगेन ये इंडिया के डोर पे वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट के ट्रूप्स जो है मौजूद रहेंगे। तो ये वाला क्लॉज इसमें रखा गया था जो एक्सेप्टेबल नहीं था इंडियन नेशनलिस्ट लीडर के लिए। नेक्स्ट देखें हम कि जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है फॉर द इलेक्शन of the new constitution making body was a fundamental departure from the system of separate electorate। ये एक पॉजिटिव चीज थी इसके अंदर कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह इस बार इन्होंने जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो किस सिस्टम से करवाना चाहा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये चीजें थी
क्रिप्स मिशन के अंदर, और क्रिप्स मिशन का यही प्रपोजल था। अब देखते हैं हम इंडियन रिएक्शन क्या रहा। मैंने साथ साथ वैसे भी बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जो बात की गई कि डिफेंस का जो मैटर है वो किनके हाथ में रहने वाला है, ब्रिटिश लोगों के हाथ में रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह की जो फ्यूचर प्रोमिसेस की गई है, सॉरी थोड़ा सा वापस देखते हैं इस पॉइंट को, कि कांग्रेस रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। क्यों? क्योंकि एक जो जितने भी फ्यूचर प्रोमिसेस की गई है वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ तो हमें जो फ्रीडम है उसका रियलाइजेशन अब करवाओ ना, प्रेजेंट टाइम पे करवाओ। यानी वी वांट कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना हो या एस्टेब्लिशमेंट हो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ड्यूरिंग द वॉर, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम इन प्रेजेंट एंड कंट्रोल ओवर डिफेंस वर मियर नॉट एक्सेप्टेड बाय द क्रिप्स, यानी क्रिप्स के द्वारा जो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो फ्रीडम ग्रांट करनी है इंडियंस हैंड के अंदर, वो चीज एक्सेप्ट नहीं की गई है, ठीक है। क्रिप्स के द्वारा वो चीज गिवन नहीं की गई है। और दूसरा कि जो डिफेंस का मैटर हम चाह रहे हैं इंडियंस कि हम अपने हैंड में ले, यानी वॉर टाइम की स्ट्रेटेजी हम फिक्स करें, डिफेंस स्ट्रेटेजी हमारे हाथ में हो, वो भी आप हमें नहीं दे रहे हो। तो फ्यूचर के अंदर जो प्रोमिसेस कर रहे हैं उसका हमें ग्रांट करना, और कितना ग्रांट किया जाएगा, किस हिसाब से ग्रांट किया जाएगा, उसके ऊपर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें ड्यूरिंग द वॉर कुछ तो रियलाइजेशन करवाओ ऑफ द फ्रीडम, ठीक है। तो इस वजह से कांग्रेस ने रिजेक्ट दिस प्रपोजल, और क्रिप्स ने भी जो प्रेजेंट के अंदर उनको पावर ट्रांसफर करनी है उसके ऊपर बात नहीं करके सारी किस पे बात की गई है, फ्यूचर प्रोमिसेस पे बात की गई है कि जैसे ही वॉर एंड हो जाएगा हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करवाएंगे, और जो कि हमें डोमिनियन स्टेटस जो है वो तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, उसके बारे में बात नहीं की जा रही है। फिर इंडियन साइड से ये बात, नेशनलिस्ट लीडर की ये डिमांड थी कि जो डिफेंस है वो हमारे हाथ में हो, उसका कंट्रोल जो है हमारे हाथ में हो, या जो हमारा रिसोर्सेज है जो मोबिलाइज हो रहा है ड्यूरिंग दिस वॉर टाइम टू ब्रिटेन, वो स्टॉप किया जाए, ठीक है। यानी इंडियन रिसोर्सेज विदाउट अवर प्रायर कंसेंट आप नहीं वहां ले जा सकते, तो इंडियन के रिसोर्सेज एंड डिफेंस का कंट्रोल जो है वो इंडियंस हैंड में दो। तो ये थी रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम इन प्रेजेंट टाइम, लेकिन ये चीजें नहीं की गई। इसके अलावा जितने भी फ्यूचर चीजें थी, फ्यूचर प्रोमिसेस है, वो हमें करवाई गई, ये हमें हमारे से फ्यूचर प्रॉमिस जो है वो की गई। तो इसकी वजह से नाराज होकर कांग्रेस जो है वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। और जो नॉन एक्सेशन ऑफ प्रोविंसेस था, है ना, कि चाहे मतलब ये प्रपोजल था ना कि जो प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया का कोई भी प्रोविंस अगर चाहे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन सकता है और नहीं बन सकता है। तो ये जो था, ये कॉन्सेप्ट जो था या ये जो प्रोविजन था, ये एक सीवियर ब्लो था टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन यूनिटी। ये इंडियन यूनिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर सीवियर ब्लो था। कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा प्रोविजन? नॉन असेशन ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। और फ्यूचर में जाके ये प्रोविंसेस के अंदर जो है ट्रबल उत्पन्न कर सकता है। ऑब्वियसली ट्रबल उत्पन्न, हर एक प्रोविंस कहेगा कि नहीं हम अपना अलग से जो है सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम अलग यूनियन बनना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, वी वांट अवर सेपरेट यूनियन, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ये पॉसिबल था? ठीक है। और गांधी जी ने इस चीज को कहा कि ये तो क्लियर इन्विटेशन है टू मुस्लिम टू क्रिएट अ पाकिस्तान, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है वो मुस्लिम लीग की जो सेपरेट स्टेट की डिमांड है उसको सपोर्ट कर रही है। सो दिस नोशन वाज अ सीवियर ब्लो टू दी या फिर अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन यूनिटी। और सेकंड जो प्रोविजन था प्रिंसली स्टेट का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होंगे, जो प्रोविंसेस है ब्रिटिश इंडिया के, उनसे तो इलेक्ट होके आएंगे, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कैसे आएंगे? नॉमिनेट होके। तो ये जो था कि प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो है इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, दे वुड बी नॉमिनेटेड, है ना, नॉट बाय, दे विल नॉट बी इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये जो नोशन था ये कंप्लीट नेगेशन है बोथ ऑफ द डेमोक्रेसी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन का, ठीक है। और कुछ प्रिंसली स्टेट जो इसमें अंदर प्रोविजन था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मना कर सकते हैं, दे हैव राइट टू secede by the from the इंडियन यूनियन। तो वो जो स्टेट है मेजरली जो प्रिंसली स्टेट है वो
फ्यूचर के अंदर हो सकता है उनको यूनियन का स्टेटस ना दे और उनको जो है एक मेयरली ब्रिटिश एनक्लेव बना के रखा जा सकता है, बिकॉज उनके साथ जो भी ब्रिटिश लोगों के साथ जो ट्रीटी हो गई है, ब्रिटिश वेरी वेल मास्टर्ड इन दी ट्विस्टिंग एंड टर्निंग दी वर्ड्स, है ना। तो वो इन चीज़ों के थ्रू जो है उन प्रिंसली स्टेट को या जो अदर स्टेट्स है जो इंडियन यूनियन के पार्ट नहीं बनना चाहते हैं उनको डिक्लाइन कर सकते हैं फ्रॉम द स्टेटस ऑफ यूनियन एंड उनको अपना एनक्लेव बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेन अथॉरिटी एंड परमिट द स्टेशनिंग ऑफ फॉरेन फोर्सेज इन देयर टेरिटरीज चीज को इनविटेशन देगी, है ना, कि अगर वो ब्रिटेन के ब्रिटिश गवर्नमेंट के इनक्लेव बन के रह जाते हैं तो वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपना जो ट्रूप्स है, जो मिलिट्री ट्रूप्स है वो स्टेशन कर सकती है और इसको ये कह सकती है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव अ सिक्योरिटी टू दिस स्टेट, है ना। तो इस स्टेट को सिक्योरिटी देने के लिए तो हमें यहाँ पे अपनी जो सेना है वो नियुक्त तो करनी ही पड़ेगी। और इवन क्रिप्स ने तो ये कहा भी था कि जो भी स्टेट जो है इस यूनियन से लेफ्ट आउट करना चाहता है, इंडियन यूनियन से लेफ्ट आउट करना चाहता है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसकी जो डिफेंस है, उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होने वाली है? ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ठीक है। तो उस स्टेट के डिफेंस की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी और ये तो विदाउट स्टेशनिंग द मिलिट्री ट्रूप्स पॉसिबल ही नहीं है। So obviously this responsibility could not be discharged without the maintaining British troop in their territory and this would be the threat to free India's security, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग यूनियन बना दोगे और चारों तरफ से अगेन मान लो ये इंडियन यूनियन क्रिएट हो गया, जो जो प्रोविंस इंडियन यूनियन में आना चाहते हैं वो आ जाएंगे और बाकी जगह पे जैसे यहाँ पे एक प्रिंसली स्टेट है, यहाँ पे एक प्रिंसली स्टेट है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? ब्रिटिश ट्रूप स्टेशन है। तो ये तो अगेन क्या हो गया? जो इंडिया है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर ये बात आ जा रही है, थ्रेट है एक तरह से। वापस जो है इंडियन यूनियन जो है वो वापस ब्रिटिश ट्रूप से गिरा हुआ है, ब्रिटिश अथॉरिटी से गिरा हुआ है और कभी ना कभी ये अटैक होके जैसे वर्ल्ड वॉर में अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पे कंट्री, ठीक है, वो अटैक करके वापस इंडियन यूनियन को डिसइंटीग्रेट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। और अभी इंडियन यूनियन जो न्यूली फॉर्म्ड होगा वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि ब्रिटिश ट्रूप्स को रेजिस्ट कर सके, बिकॉज उसके जो रिसोर्सेज है वो तो सारे यूटिलाइज किए जा चुके हैं फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी, ठीक है। तो वो तो जब तक अपनी कैपेसिटी और पावर को रीगेन करेगा तब तक तो चीजें डिफर हो जाएगी इसके लिए, है ना। अब यहाँ पे जो प्रोविजन था रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, है ना, तो जो ट्रीटी का प्रपोजल था बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, ये दो डिफिकल्टी क्रिएट करता है। एक तो ये कि ये जो प्रिंसिपल है ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, ये अगेन लूप होल क्रिएट करता है फॉर द ब्रिटिश इंटरफेरेंस, ठीक है। तो जब तक ये लूप होल रहेगा, यूनिटी नहीं बन पाएगी रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटी के बीच में, तो ये ब्रिटिश इंटरफेयर करते रहेंगे और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू जो है कभी भी इंडिया को फ्रीडम ग्रांट करने के अंदर ऑब्स्टेकल बनते रहेंगे, ठीक है ना। यही चीज तो ये प्ले कर रहे हैं अभी भी। तो मुस्लिम लीग और जो जो नेशनलिस्ट लीडर है या इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनके साथ यही गेम प्ले कर रहे हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस की किसी बात के ऊपर नहीं आ पाती है और कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। दोनों ही मेजर जो एक पार्टीज है इंडिया के अंदर, है ना, जो पावरफुल एलिमेंट्स है, वो एक मत नहीं हो पाते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपने वर्ड प्ले करने में तो बहुत ही बेहतर है, चालाक है ना, क्लेवर है। वो वर्ड ये प्ले करते हैं कि जब तक तुम दोनों आपस में एक मत पे नहीं आ जाते, हम किसी को भी पावर ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये अन्याय होगा दूसरे के लिए, ठीक है ना। अगर एक को हम पावर ट्रांसफर कर देंगे तो दूसरे के लिए अन्याय होगा। वी डोंट वांट टू डू इनजस्टिस टू एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स इन द नेशनल लाइफ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस वजह से इनको पता है कि ये कभी यूनिटी पे नहीं आएंगे, एक मत नहीं होंगे, है ना, और तो हमारा ये जो अथॉरिटी है ये चलती रहेगी। तो यही चीज इन्होंने वापस ये क्लॉज डाल के इस चीज को वापस इन्विटेशन दे दिया है, किसका? ब्रिटिश इंटरफेरेंस का इन द इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, कि हम रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये तो वापस वही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और फिर इंटरफेयर करके आगे चीजों को खींचना, अपने जो अथॉरिटी है उसको खींचे रखना।
और दूसरा क्रिप्स ने ये कहा भी था इस चीज के अंदर कि मतलब ये जो ट्रीटी है बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी, तो उसके अंदर उसने ये कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड ट्राई द प्रोटेक्शन शुड ट्राई एंड गेट प्रोटेक्शन फॉर ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट। ये भी अगेन लूप होल क्रिएट करता है फॉर द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये दो चीजें जो थी, ये दो डिफिकल्टीज थी इस क्लॉज के अंदर कि जो प्रोविजन था रिलेटिंग द प्रपोज्ड ट्रीटी बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। और एक प्रॉब्लम और थी, एक डिफिकल्टी और थी, वाज द कंपोजिशन ऑफ दिस नेशनल गवर्नमेंट, कि जो भी इलेक्शन होगा उसमें जो नेशनल गवर्नमेंट बनेगी उसमें कौन कौन कंसिस्ट करेगा। एक तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस जो इलेक्ट होके आएंगे, सेकंड जो रहेगा वॉइस रॉय रहेगा, और जो थर्ड है वो कमांडर इन चीफ रहेगा। कमांडर इन चीफ ये वॉइस रॉय ही है। ठीक है, तो कमांडर इन चीफ विद वॉइस रॉय एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस मिलकर ये नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम क्या थी कि अगर जो प्रोविजन है ओल्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, है ना, वाइस रॉय की ओल्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ क्या प्रोविजन है कि वो जो गवर्नर जनरल है ही कुड ओवर रूल एनी डिसीजन। ठीक है, और ये सिस्टम अगर कंटिन्यू रहता है ओवर रूल करने का किसी भी डिसीजन, देखो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस या लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई एक्ट पास हुआ, वो फाइनल जैसे अभी प्रेसिडेंट के पास जाता है वैसे जाएगा किसके पास, वॉइस रॉय के पास, या गवर्नर जनरल कह दो, गवर्नर जनरल वॉइस रॉय एक ही है। ठीक है, उसके पास जाएगा तो वो फाइनल डिसीजन देगा तो ही वो एक्ट जो है वो पास हो पाएगा। तो अगर ये सेम सिस्टम कंटिन्यू रहता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है दैट विल रिटेन विद वॉइस रॉय। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इंडियन रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अगर इलेक्ट होके भी आते हैं लेकिन फाइनल और सोल अथॉरिटी जो है वो गवर्नर जनरल के हाथ में होती है, तो यहाँ पे ये एक तो सेल्फ डिटर्मिनेशन और जो डेमोक्रेसी का नोशन है उसके अगेंस्ट है, और दूसरा ये भी है कि जो नोशन है द रियल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियन हैंड, इसके खिलाफ भी ये चीज है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो एक्सप्लेनेशन क्रिप्स के द्वारा दी गई वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, तो ये क्लॉज हमें कहीं से भी स्वीकार नहीं था। ये एक मेन प्रॉब्लम थी रिगार्डिंग द नेशनल गवर्नमेंट के कंपोजिशन में। तो नेशनल गवर्नमेंट के कंपोजिशन में ये था कि वॉइस रॉय की जो पावर है उसको डाइल्यूट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो कंट्रोल ऑफ डिफेंस का मैटर है उसके ऊपर भी कोई अग्रीमेंट बन नहीं पाया। इंडियन चाह रहे थे कि वॉर टाइम पे या जो डिफेंस का पूरा मैटर है वो किनके कंट्रोल में रहे, किनके हैंड में रहे, इंडियंस हैंड में रहे, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है अगेन गवर्नमेंट जो है अपने पास रखना चाहती थी। वो डिफेंस जो है इंडियंस मेंबर को हैंड ओवर नहीं करना चाहती थी, इस वजह से भी ये चीज जो है जो क्रिप्स मिशन है वो रिजेक्ट किया गया बाय द नेशनलिस्ट लीडर। और फाइनली अगर देखें तो कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा गया कि एक तो जो कैबिनेट गवर्नमेंट आप फॉर्म कर रहे हो उसके अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच इज गवर्नर जनरल कुड ओवर रूल, ठीक है, कुड नॉट ओवर रूल, ये इस तरह से फॉर्म करो तो ही जो है ये फुल पावर जो है कैबिनेट पावर, कैबिनेट गवर्नमेंट के पास फुल पावर आ सकती है। यानी कि जो गवर्नर जनरल की पावर है उसको डाइल्यूट करो तो ही कैबिनेट गवर्नमेंट के पास फुल पावर रह सकती है, और ये रिलेवेंट भी रहती है हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग, और ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट भी करती है। ठीक है, और डिफेंस का जो कंट्रोल है वो भी किन के हाथों में हो, इंडियंस के हाथों में हो, तो ही जो है आप हमसे कोऑपरेशन की आशा रख सकते हैं, कोऑपरेशन की होप रख सकते हैं इन दिस वॉर एफर्ट। ठीक है, तो नेशनलिस्ट के द्वारा ये कहा गया कि डिफेंस का कंट्रोल हमारे हाथ में दे, और जो कैबिनेट गवर्नमेंट विथ फुल पावर है वो तभी संभव है जब गवर्नर जनरल जो है उसके पास ओवर रूल करने की पावर ना हो। ये दो चीजें अगर आप हमारी मानते हो तो हम आपको फुल कोऑपरेट करने को तैयार है इन दिस वॉर। और ये जो आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वर नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द वॉर, ये भी आपकी तरफ से इनकरेक्ट है। करेक्ट मतलब ड्यूरिंग द वॉर टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैन ऑल्सो बी डन। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें आप करने को तैयार हो, बेसिकली ये कहे कि नेशनलिस्ट लीडर की ये डिमांड थी कि ड्यूरिंग द वॉर आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करो विद फुल पावर, है ना, कैबिनेट गवर्नमेंट विद फुल पावर, जहाँ पे गवर्नर जनरल के पास ओवर रूल करने की पावर नहीं होगी, उसकी पावर डाइल्यूट होगी। ठीक है, सेकेंड डिफेंस जो है उसकी कंट्रोल कंप्लीट इंडियन हैंड्स में दो, और थर्ड जो है
कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की या कॉन्स्टिट्यूशनल में चेंजेस की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये जो डिमांड थी ये इंडियन साइड से थी, और ये जो डिमांड थी वो क्रिप्स मिशन सर्व नहीं कर सका, इस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया बाय इंडियन नेशनलिस्ट लीडर, और गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में फिर आगे क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने की बात रख दी। तो ये सारे नोशन थे जो इंडियन कांग्रेस के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा रिजेक्ट किए गए, और मुस्लिम लीग ने भी इस क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसमें जो बात की गई थी कि मोर देन दी वन यूनियन विल बी फॉर्म, है ना, और जो एक ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू द स्कीम ऑफ वन इंडियन यूनियन फॉर टू प्रिंसिपल नेशन, ये चीज भी इनको स्वीकार नहीं थी, ठीक है। ये चाहते थे अपना सेपरेट स्टेट, तो सेपरेट स्टेट का कोई भी डेफिनेट वर्ड के अंदर या क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दिए गए थे, इस वजह से मुस्लिम लीग ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू द स्कीम ऑफ वन इंडियन यूनियन फॉर टू प्रिंसिपल नेशन, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, ये चीज हमें एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सेकेंड था कि क्रिएशन ऑफ मोर देन वन यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ द नॉन असेंडिंग प्रोविंसेस, जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो वो अपना अलग से यूनियन बनाएंगे। तो इस तरह से जो मोर देन वन यूनियन की जो बात थी ये भी क्या है, एक इल्यूजनरी है, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज, है ना, प्योरली इल्यूजरी है। तो इस वजह से ये जो इस तरह की इल्यूजरी बातें की गई थी ना इन क्रिप्स मिशन, वो उस वजह से मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। अगर बात कहे तो इनका मेन रोना यही था कि हम अपना सेपरेट स्टेट चाहते हैं, और इसका क्लियर कट इंडिकेशन दीजिए, डेफिनेट वर्ड के अंदर आप ये कहिए कि हाँ मुस्लिम लीग कैन फॉर्म देयर सेपरेट स्टेट, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उनका जो लीग है उसका मानना ये था कि हमें डेफिनेट कॉन्सेप्ट चाहिए ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। तो इस कारण से मुस्लिम लीग ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और अगर छोटी मोटी बात करें तो हिंदू महासभा जो थी इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज जो प्रपोजल थे कि जो चाहे वो इस इंडियन यूनियन से बाहर हो सकता है, अपना अलग से यूनियन फॉर्म कर सकता है, तो ये इंडिया की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ था, ठीक है। और इस तरह से वेरियस नेशनलिस्ट लीडर विद मुस्लिम लीग रिजेक्टेड दिस क्रिप्स मिशन, एंड क्रिप्स मिशन अगेन गॉट फेल्ड टू गेन दी और टू सिक्योर द इंडियन कॉपरेशन इन वॉर एफर्ट अलोंगसाइड द ब्रिटेन, ठीक है। तो ये था क्रिप्स मिशन और इंडियन रिएक्शन अगेंस्ट दिस। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल, that is examyatra.com, and stay tuned till the next session. Thank you.